हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। शिक्षक भर्ती 2021 आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लगभग 50,000 प्लस वैकेंसीज और इनकी संख्या आपकी 97,000 तक पहुंचेगी कुल मिलाकर के अगर बात की जाए। उसी को लेकर के यहाँ पर वन लाइनर की सीरीज़ में हमारा 12वां लेक्चर प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपरटेट 2021 की। आप शुरुआत से चीज़ों को देखते रहिए। आपके एग्ज़ाम तक में जितनी भी सुपरटेट की चीज़ें होंगी वो सब कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। यहाँ पर हम नदियों के बारे में बात कर रहे थे, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, लेक सुपीरियर वगैरह ये सब मैं बात कर चुका था। मतलब प्रसिद्ध जो उंगलियों नुमा आपका फिंगर लाइक लेक जो है वो आपकी फिनलैंड में है, ये आपको मैं बता चुका था। उसके बाद संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है साल्टो एंजल करके। यहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से रिलेट करता है, तो वो जॉम्बेजी नदी है, याद रखिएगा। फिर इसमें आगे दिया है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। मतलब यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली एक तरीके से जिब्राल्टर खाड़ी बोल लो आप, या जल संयोजी खाड़ी ऐसे में बोल लो, तो ये चीज़ आपका यहाँ से जो है जिब्राल्टर आपको आंसर में देखने को मिलेगा। हार्मुज जल संधि कहाँ पाई जाती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच जो है वो आपको हार्मुज जल संधि देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी इसका ओर छोर नहीं है। सिलेबस का में काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जितना कुछ हो सके उतना पढ़िए आप। यहाँ पर कोशिश रहेगी सब कुछ काफ़ी कुछ बताने की। आप देख पा रहे होंगे एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट करके बोलते हो आप, इसे अलग करता है वो बेरिंग जल डमरू मध्य है। आगे दिया हुआ है आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, तो बेरिंग ही है आपका, यहाँ पर इन्होंने बताया है, याद रखिएगा। फिर दिया 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। ये आपकी एक तरीके से आप आभासी जो लाइन्स है डिग्री चैनल और उनको लेकर के बात कर सकते हो। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अलग होता है 10 डिग्री चैनल से, अंडमान और निकोबार। इसी निकोबार आइलैंड में आपका इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, ग्रेट निकोबार में। निकोबार के अंदर एक ग्रेट निकोबार है, बृहत निकोबार करके, और वहाँ पर आपको जो है ये 10 इंदिरा पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक सवाल यहाँ से आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सवाल ये है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये किस सागर में पाया जाता है, या कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अरब सागर है आपका, हिंद महासागर है आपका, आप जो है बंगाल की खाड़ी ले लो, या जो भी इनमें ऑप्शंस में से आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। आगे कहते हैं जल डमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो डोवर जल डमरू मध्य जो ये स्ट्रेट है आपकी, याद रखिएगा डोवर को, कि यहाँ से इसी से जो है सुरंग निकाली गई है जो कि यूके और फ्रांस को जोड़ती है। डोवर जल संधि क्या है, जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जो है कनेक्ट कर रही होती है। पाक खाड़ी किनके बीच में है, पाक स्ट्रेट की बात की है, ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जैसे फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है तो इसमें ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलने चाहिए, तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपका। ठीक है जी, ये इतने क्वेश्चन आप पढ़ ज़रूर सकते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्वेज कैनाल किस किस को जोड़ती है, तो ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर करके है। ये क्या है, भूमध्य सागर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो पत्तन युग्म है कौन कौन से, मतलब जो सी पोर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो एक पोर्ट सईद है और एक स्वेज पत्तन है, ये दोनों आपके क्या है, बंदरगाह, जिन्हें आप ऐसे में बोल देते हो। कौन सी नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, मतलब जो पानी के जहाज है वो जानने की, उनमें चलने की जो नहर है वो है स्वेज नहर। पनाम नहीं है, ये पनामा नहर है। पनामा नहर किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को, यहाँ पर याद रखिएगा। सू नहर किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन, ये लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिसिसिपी, ये सारी जितनी हैं आपकी, ये जितनी भी झीलें हैं वो आपकी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की झीलें हैं, याद रखिएगा। आगे है कील नहर किसे जोड़ती है, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कनेक्ट करती है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का प्रचालन जलपौष यानी कि लॉक पद्धति द्वारा नहीं किया गया है, आपको देखने को मिलेगी वो स्वेज नहर ही है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही होती है।
अब हम चले हैं पर्वत की तरफ, नदियों से आगे। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो अगर देखिए होता क्या है, जो माउंटेन रेंज है, आपकी पीक्स हैं, हिल्स हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। मैं अगर आपसे पर्वत श्रृंखला बोलूँ या पर्वत बोलूँ तो होता क्या है, पर्वत श्रृंखला में कुछ ऐसे आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब मैंने आपसे कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हिमालयन माउंटेन रेंज, यानी कि जो हिमालय है, हिमालयी जो पर्वत श्रृंखला है वो, आपसे मैंने कहा कि इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तब आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता देते हो यहाँ पे, कि हिमालय में अगर माउंट एवरेस्ट आता है तो आप कह देते हो कि जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका 8848 मीटर्स का है, वो सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है। और हिल्स जो होती हैं वो पहाड़ियों से नीचे होती हैं, छोटी छोटी जो है, जो पृथ्वी पर उभार आपको देखने को मिलते हैं। मतलब इतने भी छोटे नहीं कि आप उन्हें पठार कह दें, क्योंकि जो थोड़े ऊंचे उठे भाग हैं पृथ्वी के समतल से वो पठार कहलाते हैं, प्लेट्यू। और उन पठार से जो ऊंचे उठे भाग होते हैं उन्हें आप पहाड़ियाँ, हिल्स कह देते हो। और उन हिल्स से भी जो और ऊंची उठी जो आपको श्रृंखलाएँ, जो आपको आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, उन्हें आप पहाड़ बोल देते हो, माउंटेन्स बोल देते हो। और उन्हीं में, माउंटेन्स में आपको पीक्स, चोटियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ तक इतनी बात आशा उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो ये कह रहे हैं कि विश्व की जितनी सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो किस प्रकार के पर्वत में देखने को मिलती हैं। तो वो जो नए मोड़दार पर्वत हैं, वलन के बाद जो बने हैं, ऐसे में आगे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा, पर्वत श्रृंखला लंबी बोला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात या सबसे ऊंची चोटी की बात नहीं की है। एंडीज़ पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? तो जो एंडीज़ आपको मिलेगा वो साउथ अमेरिका में मिलेगा। याद रखिएगा, साउथ एल्प्स जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे है? दक्षिणी एल्प्स जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं या पर्वतमालाएं हैं वो आपको न्यूजीलैंड में मिलेंगी। आगे है, एल्प्स पर्वत किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड में इसका पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो एल्प्स है वो आपकी यूरोप में देखने को मिलती है। वाइट माउंटेन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वाइट माउंटेन्स जो है वो आपके USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्माण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो वो है बर्मीज, अराकान योमा, पर्वत चाप। ये चाप क्यों बोला गया है? एक आर्क जैसा है ये आपका। ठीक है। तो बर्मीज याद रखिएगा, अराकान और योमा, ये जो माउंटेन आर्क हैं ये सीमा निर्धारित करते हैं भारत और म्यांमार को। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में है वो कहाँ पे है? तो हिमालय का ही एक पार्ट है अराकान योमा करके हम जिसे बोलते हैं, और वो म्यांमार में आपको देखने को मिलेगा। वर्मा कहते थे, पहले से बर्मा के नाम से जानते थे। ब्लैक फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे वाइट फॉरेस्ट आपके वाइट माउंटेन्स हैं, ऐसे ही ब्लैक फॉरेस्ट है, कहाँ पे है? तो जर्मनी में मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर ब्लैक पर्वत जो है वो वाइट पर्वत, ब्लैक पर्वत सब USA में है, और ब्लैक फॉरेस्ट जब आए तो जर्मनी आंसर करिएगा। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। हीरे सोने की खाने का भी काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस जो है अफ्रीका में है। माउंट टिटलिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ये आप वन लाइनर के फॉर्म में अगर आप अपने नोट्स के रूप में लिखते चले जाएंगे तो एक दिन इतना बढ़िया सा नोट्स तैयार होगा, और फाइनल टाइम पे आप उसी को रिवाइज करके अपनी पेपर के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप अभी पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा, लेकिन बाद में वो चीज़ें आप भूल सकते हो, इसलिए लिखिए ज़रूर। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो वो पिरेनीज है। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 5 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, तिब्बत के पठार तिब्बत प्लेटो की बात की है। यहाँ पर एक ऐसा नगर जो कि पठार पर स्थित है वो है मैड्रिड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? वो पामीर है। आगे कहते हैं, USA के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो डेथ वैली है वो एक रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगी। जो मृतक घाटी भी डेथ वैली को बोलते हैं। यहाँ पर अब जो वाटर की सैलिनिटी है यानी कि लवणता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और ये मृतक घाटी यानी कि जो डेथ वैली है, डेड वैली भी करके आप ऐसे में बोल देते हो, ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये अत्यधिक उष्णता के लिए आपकी ये जानी जाती है। जब आप गर्म चीज़ को लेकर के बात करते हो वहाँ से। कैलिफोर्निया राज्य में है, अभी अभी ऊपर बताया है कि जो आपका मृतक वैली है वो कहाँ पे है? साउथ कैलिफोर्निया में है।
पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, याद रखिएगा। IT सिटी के नाम से भी आप ऐसे में इसको कंसिडर करते हो। टेलर घाटी कहाँ पे है? तो टेलर घाटी आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेगी। ग्रेट आर्टिजन बेसिन USA, माफ़ी चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। आप जब पूरे मैप की बात करोगे ना वर्ल्ड की, तो आपको यहाँ कहीं सबसे नीचे जो है एकदम से अलग ऑस्ट्रेलिया जो है वो देखने को मिलेगा। ग्रेट बेसिन, अब यहाँ पर ग्रेट आर्टिजन बेसिन है और ग्रेट बेसिन है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। ग्रेट बेसिन जो है USA में है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। राजाओं की घाटी यानी कि वैली ऑफ किंग्स मिस्र में आपको देखने को मिलेगा। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये डार्क जो है आपकी घाटियाँ, ऐसे में आप बोल देते हो इसे डार्क वैलीज करके बोल देते हो, ये कार्स्ट प्रदेशों में आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है आपका, क्योंकि पानी के नीचे बनती है, इसीलिए परतदार चट्टान के रूप में आप इसे कैटेगराइज करते हो। ग्रेनाइट में जीवाश्म जो फॉसिल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और जो रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनकी उत्पत्ति आग्नेय यानी कि इग्नियस और तलछटी जो बहा करके लाई जाती है पानी के साथ में, जो मिट्टी समझ रहे हैं आप, उनके द्वारा बन रही होती हैं। तो कायांतरित मतलब काया का परिवर्तन होना या रूपांतरण होना। तो जो इग्नियस रॉक्स हैं और जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इन्हीं को तलछटी बोल देते हैं। इन्हीं दोनों के संयोग से, उन्हीं के द्वारा जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल में नहीं होगा, ग्रेनाइट करके बोला है। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस निकलती है, वाटर वेपर। पृथ्वी के अंदर के पिघले पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैग्मा। और यही चीज़ पृथ्वी के अंदर का जो पिघला पदार्थ है, ये जब पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है तो इसे हम लावा कह देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। मैग्मा पिघला रूप होता है, लावा ठोस हो जाता है वातावरणीय संपर्क में आकर के। यहाँ पर लिखा है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या बोलते हैं? वो प्लूटोनिक चट्टानें होती हैं, याद रखिएगा। इसे भी वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते। तो बाल्टिक सागर में जो ज्वालामुखी उद्गार यानी ज्वालामुखीयता की घटना, ज्वालामुखी का विस्फोटन, ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी है। पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है? तो USA में है, याद रखिएगा। माउना लोआ एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये वॉल्केनो से रिलेटेड जितने सवाल हैं भाई बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिए। माउना लोआ हो गया आपका, ये आपका हवाई द्वीप में है और एक एक्टिव वॉल्केनो में कंसिडर होता है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो तंजानिया में है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और जो किलिमंजारो है, ये माउंट किलिमंजारो पता है, वह एक इग्नियस रॉक्स से बना या ज्वालामुखीय उद्भेदन से बना एक पर्वत है आपका, ठीक है जी। मतलब इतना उद्भेदन हुआ पृथ्वी की सतह से निकली जो आपकी लावा, एक मैग्मा जो है लावा के रूप में, कि वो आपकी इकट्ठी होती चली गई और ऐसे में एक पर्वत का रूप ले ली। याद रखिएगा माउंट किलिमंजारो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ पे है? तंजानिया में है। एक आग्नेय घटना या ज्वालामुखीयता यानी कि वोल्केनिज्म के फलस्वरूप बना एक आपका पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत चोटी आप ऐसे में कह लो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में। आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं। ये स्ट्रोम्बोली नहीं है, स्ट्रोम्बोली है, ठीक है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। रिक्टर पैमाने को मापने के लिए किसके लिए उपयोग में आता है? तो भूकंप की तीव्रता के लिए आता है। सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ कह देते हो, हिंदी में आप इसे भूकंप मापी कह देते हो। ये भूकंप के मापन के लिए प्रयोग में आता है। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जो सुनामी है वो जापानी शब्द है आपका। कैसे लिखते हो? TSUNAMI, ये है सुनामी की स्पेलिंग, ठीक है। तो टी यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा और ये जो वर्ड है वो जापानी है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका रीज़न क्या है? जब आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम, मतलब मैं ये नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, और आपका जो वेस्ट की बात करोगे इस साइड वाला एरिया, मतलब यहाँ पर आपको भूकंप देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात में आपने जो कच्छ में भूकंप आया था वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो कहते हैं इसका कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक की एक प्रक्रिया होती है।
प्लेट विवर्तन की हिंदी में बोलते हो, उसके कारण ही यह घटना जो है वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों आशा उम्मीद है कि यहाँ से बहुत कुछ आज आपने सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप के बारे में। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।